मैं मेहरौली में दिलशान खान की पुरानी हवेली देखने आई थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसी कोई हवेली मुझे नजर नहीं आई। दिलशान खान की पुरानी हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी, सिर्फ नाम बाकी रह गया था। बहुत पहले ही इस हवेली का बंटवारा हो चुका था और अब इस हवेली में कुल 13 परिवार रहते थे। जफर का परिवार इसी हवेली के एक हिस्से में रहता था। जफर से ही मुझे इस हवेली के बारे में मालूम चला तो मैं मेहरौली आ गई। हवेली के बाहर से ही मैंने जफर को कॉल किया तो उसने कहा, नाजिया, ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो की नेम प्लेट लगी होगी, तुम बेल बजाओ और अंदर जाकर बैठो। मैं किसी काम से छतरपुर मार्केट आया हुआ हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जफर की बात सुनकर मैं ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो का नेम प्लेट ढूंढने लगी। दिलशान खान की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कुल 4 फ्लैट थे। मुझे महनाज बानो का फ्लैट नजर आया और मैंने बेल बजा दिया। एक औरत ने दरवाजा खोला तो मैं समझ गई कि यह शायद जफर की अम्मी महनाज बानो होंगी। मैंने सलाम किया तो सामने खड़ी महिला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और मुझे लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गई और बोली, तुम नाजिया ही हो ना? मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम नाजिया है। उन्होंने कहा, जफर ने मुझे बताया था कि उसकी दोस्त आने वाली है, तुम बैठो, जफर बस आता ही होगा, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, चांदनी चौक से सीधी मेट्रो यहाँ तक आती है। मैं छतरपुर उतर गई थी और वहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़कर यहाँ तक पहुँच गई। दिलशान खान की हवेली ढूंढने में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं इस वक्त दिलशान खान की हवेली में बैठी हूँ। तभी वो औरत चाय के 3 कप लेकर हमारे बीच आई और बैठ गई। जफर ने चाय का एक कप हाथों में उठाया और बोला, यह मेरी खाला शहनाज बानो है और महनाज बानो मेरी अम्मी का नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं है। जफर की बात खत्म होते ही शहनाज बानो ने कहा, यह हवेली हमारे पुरखों की थी, लेकिन वक्त के गुबार में यह हवेली कई टुकड़ों में बट गई। अब तो बस इस हवेली का यह हिस्सा ही बचा है जिसे हम अपना कह सकते हैं। मेरे अब्बू के जमाने तक इस हवेली के 4 टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने ही बाकी का हिस्सा बेच दिया और जो बचा उसे अपनी बड़ी बेटी महनाज बानो के नाम कर दिया। मैंने शादी नहीं की, इसीलिए इस वक्त यहाँ हूँ। शहनाज बानो की बात खत्म होते ही जफर बोल पड़ा, नाजिया, तुम बताओ, इस हवेली में ऐसा क्या है जो तुम इसके बारे में जानने के लिए लखनऊ से यहाँ तक आ गई? मैंने कहा, जफर, जब मैंने इस हवेली के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई पुरानी खंडरनुमा हवेली होगी, लेकिन यहाँ पहुँची तो हवेली पूरी तरह बदल चुकी है। जफर ने कहा, यह हवेली इतनी मशहूर भी नहीं है, फिर तुमने इस हवेली के बारे में कहाँ पढ़ा? मैंने कहा, तुम्हें पता है जफर कि मैं पुरानी हवेलियों पर अपनी थीसिस लिख रही हूँ। कुछ सालों में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मैं लखनऊ से दिल्ली आई। मैं पुरानी दिल्ली की कई हवेलियों में भी गई और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। इसी दौरान मुझे तुम्हारी इस हवेली के बारे में जानकारी मिली और मैं यहाँ चली आई। मेरी बात खत्म होते ही जफर ने कहा, दरअसल तुम इस वक्त जिस मकान में हो यह कभी दिलशान खान की सबसे छोटी बीवी आबिदा खानम का घर हुआ करता था। दिलशान खान यहाँ कभी कभार ही आते थे। हमारा परिवार दिलशान खान की छोटी बीवी आबिदा खानम के वंश से ही जुड़ा हुआ है। दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता थी, जिनका परिवार यहाँ से कुछ दूरी पर रहा करता था। देश के बंटवारे के बाद दिलशान खान की पुरानी हवेली में रहने वाले उनके वारिस पाकिस्तान चले गए और वो हवेली पूरी तरह वीरान हो गई। तुमने जिस हवेली के बारे में पढ़ा वो दिलशान खान की हवेली ये नहीं है, बल्कि वो है जो इस वक्त पूरी तरह वीरान हो चुकी है। जफर के मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, वो वीरान हवेली कहाँ है? जफर ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बलवन के मकबरे के पास, जो इस वक्त मेहरौली के जंगलों के बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। दिलशान खान की जिस हवेली को मैं ढूंढ रही थी उस हवेली के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी। मैं तो इसी वक्त वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर मैं रुक गई और जफर से बोली, खैर, अब मैं जा रही हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं उठकर दरवाजे तक आई थी कि शहनाज बानो ने मुझसे कहा, दिल्ली में जब तक हो तब तक कोई भी जरूरत महसूस हो तो सीधे यहाँ चली आना, यह तुम्हारा ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जरूर। मेहरौली से निकलकर मैं दरीबे कला आ गई। यहाँ मेरे मामू का घर था। मैं उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी। मेरे मामा जमाल खान की बेटी रुखसाना मेरी ममेरी बहन ही नहीं, मेरी काफी
अच्छी दोस्त भी थी। वो सेंट स्टीफन कॉलेज से बीकॉम कर रही थी और जफर भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। जफर और रुखसाना दूर के रिश्तेदार भी थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कॉलेज में साथ पढ़ने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे जफर से रुखसाना ने ही मिलवाया। जफर का सपना था कि वो किसी भी तरह अमेरिका की नागरिकता हासिल करे और रुखसाना के साथ वहीं सेटल हो जाए। जफर जब भी मिलता अपने इस सपने के बारे में बातें जरूर करता। जफर से मुझे मालूम चला कि वो दिलशान खान की हवेली में रहता है, तो मैं उसकी हवेली देखने निकल पड़ी थी। दरअसल दिलशान खान की हवेली की तलाश में ही मैं लखनऊ से दिल्ली अपने मामू के घर आई और आखिरकार मुझे उस हवेली के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घूमते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मैंने काफी रिसर्च कर ली थी। अब मैं लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन रुखसाना की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। 3 बार उसने मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। वो चाहती थी कि मैं कुछ दिन और यहीं रहूं, लेकिन मुझे घर भी जाना था। लखनऊ में मेरी माँ परेशान थी। वो रोज फोन कर कहती कि आज ही लखनऊ के लिए निकल जाऊं, लेकिन मैं रुखसाना की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने रुखसाना को कहा कि मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और जल्द वापस आऊंगी। यह सुनकर रुखसाना उदास हो गई और बोली, नाजिया, मैं जफर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू जफर को पसंद नहीं करते। अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे हैदर से करना चाहते हैं, जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे साथ खुलकर बातें करती हूँ और कहीं भी घूम आती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाते ही मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ कॉलेज तक जाती हैं। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने रुखसाना को प्यार से समझाया और कहा, रुखसाना, मुझे अभी जाने दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द दिल्ली आऊंगी। यहाँ मुझे एक बेहद जरूरी काम निपटाना है। अगले दिन मैं ट्रेन में थी और दिलशान खान की हवेली के उस रहस्य के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बारे में मुझे 1 साल पहले ही मालूम चला था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे अब्बू फारसी और उर्दू के जानकार थे। लखनऊ इंटर कॉलेज में वो इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे भी फारसी सिखाई थी और उन्हीं की वजह से इतिहास को जानने की मेरी रुचि भी परवान चढ़ी थी। लखनऊ में हमारे काफी रिश्तेदार थे, लेकिन वो कहते हैं कि बुरे दौर में सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ देते हैं। यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। 5 साल पहले जब मेरे अब्बू बीमार पड़े तो सारे रिश्तेदारों ने मेरे परिवार से दूरी बना ली, जिसकी वजह से मेरी अम्मी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैं ग्रेजुएशन में थी। अब्बू के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। 1 साल पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मेरी अम्मी ने भी हार मान ली। तब मैं इतिहास से अपना MA कंप्लीट कर चुकी थी। मरने से कुछ वक्त पहले मेरे अब्बू ने मुझसे घर के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोलने के लिए कहा। इस संदूक को मैंने हमेशा से घर के एक कोने में यूं ही पड़ा हुआ देखा था। अम्मी मुझे इस संदूक को छूने भी नहीं देती थी। अब्बू के कहने पर मैंने वो संदूक उठाया और उनके सामने रख दिया। अम्मी ने उस संदूक को खोला। उसमें बहुत पुराने कागजात थे। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, नाजिया, यह कागजात मेरे पुरखों की बेशकीमती धरोहर हैं। मैंने इन्हें संभाल कर रखा ताकि जब तुम इस लायक हो जाओ कि कागजों के इन ढेर की कीमत को समझ सको, तब मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर सकूं। और मुझे लगता है कि तुम इस लायक हो चुकी। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, आप तो जानते ही होंगे कि इन कागजातों में क्या है। अब्बू ने कहा, दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बहन थी। 1857 के गदर के बाद जब लाल किले से बादशाह को गिरफ्तार किया, उससे पहले ही उन्होंने अपनी बेशकीमती चीजें अपने एक वफादार के हाथों मेहरौली में शगुफ्ता के यहाँ भिजवा दी और शगुफ्ता ने बादशाह की उस अमानत को हवेली में ही कहीं छुपा दी और अपने परिवार को भी इस बात की खबर न लगने दी। 1890 में अपने इंतकाल के वक्त शगुफ्ता ने अपने बड़े बेटे शहनवाज को यह राज की बात बताई और मर गए। 1947 तक दिलशान खान की उस हवेली में शहनवाज के पोते शमशेर का परिवार रहता था। शमशेर 2 भाई थे, शमशेर और खुदा बख्श। बंटवारे के वक्त शमशेर अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए और खुदा बख्श हवेली छोड़कर लखनऊ आ गए। मैं उसी खुदा बख्श का पोता हूँ।
अब्बू ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। मैंने पूछा, इस संदूक के कागजातों का मैं क्या करूं? अब्बू ने कहा, मेरा तुम्हें फारसी भाषा सिखाने का मकसद यही था कि तुम अपने हिसाब से इन कागजातों की पड़ताल करो और दिलशान खान की उस हवेली को खोजो जहां आखिरी मुगल बादशाह की बेशकीमती चीजें रखी हैं। उन पर तुम्हारा हक है, उन्हें हासिल करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब न हो सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि तुम मेरे इस अधूरे काम को पूरा करो। मुझे यह सब बताते हुए ही अब्बू का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद मैं महीनों तक उस संदूक के कागजातों पर रिसर्च करती रही। दरअसल यह पुराना संदूक दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता का था। उनके शौहर दिलशान खान उस वक्त हीरे जवाहरातों के बड़े व्यापारी हुआ करते थे और अंग्रेजों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। इस संदूक में भरे हुए ज्यादातर कागजातों का ताल्लुक दिलशान खान के बिजनेस से ही था, लेकिन कुछ कागजात ऐसे थे जिन पर आखिरी मुगल बादशाह की मुहर लगी हुई थी। साथ ही उन चीजों की एक लिस्ट भी थी जो बादशाह ने लाल किला छोड़ने से पहले शगुफ्ता के पास भिजवाई थी। इतने कागजातों के ढेर में सबसे दिलचस्प जो चीज थी वो थी शगुफ्ता की फारसी में लिखी डायरी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक एक जानकारी लिखी थी। शगुफ्ता की डायरी के साथ उनके बेटे शहनवाज खान की भी नोटबुक मिली जो मेरे लिए बेहद बेशकीमती थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि मैं ट्रेन में थी। ट्रेन से उतरकर मैं सीधे अपने घर पहुंची जहां मेरी अम्मी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिन का खाना खाकर मैं अपने अम्मी के पास बैठ गई और दिल्ली में दिलशान खान की हवेली को ढूंढ निकालने का पूरा वाकया मैंने अपनी अम्मी को सुना दिया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब्बू अपने पूरे जीवन में दिलशान खान की हवेली क्यों नहीं ढूंढ पाए। अम्मी ने कहा, दरअसल तुम्हारे अब्बू थोड़े आलसी और लापरवाह किस्म के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कोशिश ही नहीं की। मेरे कहने पर वो 2-3 बार ही दिल्ली गए और तुम्हारे मामा के पास कुछ दिन रहकर लखनऊ वापस आ गए। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाकर उन्हें सारी बात बताऊं ताकि वो दिलशान खान की खंडर हो चुकी हवेली की खुदाई करवाए। खुदाई के बाद वहां से मिली बेशकीमती चीजें देश की धरोहर मानी जाएगी और उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाएगा ताकि आम आदमी भी उन्हें देख सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदाई के बाद भी वो खजाना वहां से बरामद ही न हो पाए। क्या पता वो बहुत पहले ही लोगों के हाथ लग चुका हो। मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि मैं खुद से उस खजाने की तलाश करूं और अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं उसे सरकार के हवाले कर दूं। मैंने अपनी अम्मी से सलाह ली लेकिन वो मुझे खजाने के चक्कर में न पड़ने की सलाह देने लगी। अम्मी ने कहा, नाजिया, मेरी जिंदगी का खजाना तो तू है, तुझे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, इसीलिए इन सब चक्करों में न पड़ तो ही अच्छा है। लेकिन मैंने अपने अम्मी को समझाया कि रुखसाना और जफर भी मेरे साथ होंगे। आखिर हम सब दिलशान खान की ही संतानें तो थी, इसीलिए वो लोग भी इस मिशन को अपना मिशन समझकर काम करेंगे और हम लोग मिलकर एक ऐसी बड़ी खोज कर देंगे जिससे हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में होगी। कुछ दिनों लखनऊ में रहकर मैंने अम्मी को मना लिया और संदूक से कुछ जरूरी कागजात लेकर मैं दिल्ली आ गई। मुझे फिर से अपने घर देखकर रुखसाना बेहद खुश थी। एक दिन मैं रुखसाना के साथ जामा मस्जिद के पास वाले जवाहर रेस्टोरेंट में थी। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मैंने सारी बातें दोनों के सामने रख दी। मेरी बातें सुनकर जफर हैरान हो गया और बोला, दिलशान खान की हवेली मेहरौली के जंगलों के बीच में है, वहाँ दिन में लड़कियों का पहुँचना खतरनाक है, इसीलिए तुम ये जिम्मेदारी मुझे दो। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे यह बात बताओ कि शगुफ्ता ने हवेली के किस हिस्से में मुगल बादशाह की आखिरी निशानी को छुपाया था। मैंने अपने बैग से दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के डर से मुगल बादशाह की आखिरी अमानत को हवेली के अंदर रखना ठीक नहीं था। अगर अंग्रेजों को यह बात मालूम चल जाती तो हवेली की तलाशी लेते और पकड़े जाने पर दिलशान खान को गद्दार समझकर उनकी भी हत्या कर देते।
हवेली के पिछले हिस्से की ओर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से पश्चिम की ओर एक सूखा हुआ कुआं था। मैंने मुगल बादशाह की वो पोटली उसी कुएं में फेंक दी और कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। मुझे लगा कि दिल्ली के हालात ठीक होने पर मैं अपने शौहर से कहकर इसे बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन जल्द ही मेरे शौहर दिलशान खान को अंग्रेजों ने गदर में बादशाह का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी और डर की वजह से मैंने उस खजाने को जमीन में ही छोड़ दिया। जफर ने कहा, शगुफ्ता के मरने के बाद उनकी डायरी को उनके बेटे शहनवाज ने तो पढ़ा ही होगा। मैंने कहा, मेरे पास जो दूसरी डायरी है वो शहनवाज की ही है। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक एक चीज इस डायरी में लिखी है। उनका मानना था कि मुगल बादशाह ने आखिरी वक्त में जो पोटली शगुफ्ता को भिजवाई थी वो शापित थी। जो भी उसे हाथ लगाता उसका खानदान खत्म हो जाता। इसीलिए शहनवाज के बाद यह बात किसी को मालूम नहीं चली और दोनों माँ बेटे की डायरी एक संदूक के साथ मेरे अब्बू को विरासत में मिल गई। जफर ने कहा, पहले तो हमें उस खंडर के आसपास कुएं के अवशेषों को ढूंढना पड़ेगा। कुआं मिल भी गया तो उसे खोदना आसान नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद लेनी होगी और यह सब काम रात के अंधेरे में करना होगा। मैंने कहा, ठीक है जफर, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारी रगों में भी दिलशान खान का ही खून है। यह हमारे पुरखों की धरोहर है जो हासिल होते ही हमें सरकार के हवाले कर देनी होगी। इससे हमारे पुरखों के बेशकीमती खजानों को पूरी दुनिया देख पाएगी। जफर भी मेरी बातों से काफी जोश में आ चुका था। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आज ही चलकर उस हवेली को देख आते हैं। मेरी इस बात पर जफर तुरंत तैयार हो गया। मैं और रुखसाना जफर की कार में बैठकर मेहरौली के लिए निकल पड़े। दोपहर तक हम लोग मेहरौली के जंगलों में पहुंच चुके थे। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग एक बड़े से खंडर तक पहुंचे। जफर ने बताया कि दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की हवेली यही है। हवेली के खंडरों के बीच खड़ी मैं बेहद हैरान थी। मैं पत्थरों की ढेर में खुद के इतिहास को देख रही थी। हवेली के एक एक पत्थरों में मुझे अपने पूर्वजों की कहानियां नजर आ रही थी। मेरे बालों को हवा छूकर गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शगुफ्ता ही थी जो मेरे बालों को छूकर मेरे यहाँ आने का सबब पूछ रही थी। मैं अपने पूर्वजों के बिखरे पड़े इतिहास में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। तभी जफर की आवाज मेरे कानों में आई। वो बोला, यहाँ दूर दूर तक बरगद के किसी पेड़ का कोई नामो निशान भी नहीं है और कुआं जैसे चीज को ढूंढना तो और भी नामुमकिन है। रुखसाना को हवेली से ज्यादा जफर में इंटरेस्ट था। वो मेरे साथ यहाँ तक इसीलिए आई थी ताकि वो जफर के साथ वक्त बिता सके। इसीलिए वो पूरे समय जफर के आसपास मंडराती रही और मुझसे नजरें बचाती हुई वो जफर के साथ रोमांस करने की फिराक में लगी रही। लेकिन मैंने देखा कि जफर को रुखसाना के साथ रोमांस से ज्यादा शगुफ्ता के खजाने की फिक्र थी। इसीलिए वो पूरी शिद्दत से कुएं की तलाश में जुटा रहा। मैंने फिर से शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें शगुफ्ता ने लिखा था कि पीछे की तरफ कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पश्चिम की ओर कुछ दूर चलने पर वो कुआं था। जफर और रुखसाना के साथ मैं भी हवेली के पीछे की तरफ चल दी। अरावली की पहाड़ियों में हम लोग किसी ऐसे कुएं को ढूंढ रहे थे जिसे 150 साल पहले ही मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया था। 150 साल पुराने किसी कुएं को खोजना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने गौर किया तो यह किसी पुराने बरगद की जड़ें थी। आखिरकार हमें पुराने बरगद की जड़ें मिल गई थी। अब हमें कुएं की तलाश करनी थी जो बरगद के पश्चिम में कुछ दूरी पर होनी चाहिए थी। लेकिन जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच किसी पुराने कुएं को ढूंढना आसान नहीं था और शाम भी होने वाली थी। इसीलिए जफर ने कहा, नाजिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं और रुखसाना दरीबे कला आ चुके थे। रुखसाना बहुत खुश थी और मैं उससे भी ज्यादा खुश थी। हालांकि हम दोनों के
खुश होने की वजहें अलग अलग थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मैं अपनी मंजिल को छू कर आई थी, और रुखसाना के खुश होने की वजह ये थी कि वह अपने आशिक के साथ लिपट कर आई थी। रात को मैं रुखसाना के कमरे में ही सोती थी। थकी होने के कारण मैं रूम में जाते ही लेट गई। रुखसाना की आवाज कानों में आई तो मेरी नींद खुली। वो बोली, अब्बू और अम्मी खाने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। खाने की टेबल पर मेरे मामा जमाल खान बैठे हुए थे। वो हम दोनों बहनों के जफर के साथ दिन भर गायब रहने की बात को लेकर बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, आज तुम दोनों दिन भर कहाँ गायब थे? मामा के अचानक पूछे गए सवाल पर मैं उनसे झूठ न बोल पाई और मैंने उनका गुस्सा शांत करने की खातिर उन्हें दिलशान खान की हवेली में रखे मुगल बादशाह के खजाने की सारी बातें बता दी और उन्हें यकीन दिलाने के लिए शगुफ्ता और शहनवाज खान की डायरी भी मैंने उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, नाजिया, मैं समझता हूँ कि तुम रुखसाना से ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें इस काम में जफर को शामिल करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, दिलशान खान की उस हवेली का वारिस तो जफर भी है न मामा। मामा ने कहा, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रुखसाना उसके करीब भी जाए। मामा और मेरी बातों को सुनकर सामने बैठी रुखसाना के पसीने सूख चुके थे। वो आंखें तरेर कर मुझसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने मामा से कहा, मामा, मैं दिल की बात कहूँ तो मेरी नजर में रुखसाना के लिए जफर से अच्छा लड़का कोई नहीं है। उसका सपना है कि वो अमेरिका का PR हासिल करे और देखना एक दिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। मामा ने कहा, तुम जफर को अभी नहीं जानती नाजिया, मैं तो उसके पूरे खानदान से वाकिफ हूँ। मैंने कहा, मामा, आपकी माँ यानी कि मेरी नानी उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी जिस खानदान का वारिस जफर है। हम सब की जड़ें दिलशान खान से ही जुड़ी हुई हैं। मामा ने जवाब दिया, जो भी हो, रुखसाना के लिए मैंने अपने दोस्त के बेटे हैदर से रिश्ते की बात पक्की कर रखी है। मैंने कहा, मामा, अब वो जमाना नहीं है जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में भी थमा देते थे। जिंदगी रुखसाना को जीनी है, इसीलिए आप उसी को तय करने दीजिए कि उसे किसके साथ शादी करनी है। मेरी बातों से पास खड़ी मेरी मामी बिल्कुल राजी हो चुकी थी। इतने दिनों से मैं मामा के घर में थी तो मैं मामी की ख्वाहिशों को भी अच्छी तरह जान चुकी थी। वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसीलिए उन्हें तो जफर में कोई कमी नजर नहीं आती थी। मैंने मामी का दिल टटोलने की खातिर उनसे पूछ लिया, अच्छा मामी, आप बताओ कि रुखसाना के लिए जफर में क्या कमी है? मामी ने मामा की ओर देखा और खुद को रोक न पाई और बोली, जफर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको रुखसाना की खुशी से क्या मतलब? इन्हें तो दोस्ती निभानी है, इसीलिए अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं। मामी की बातों को सुनकर मामा हैरान थे, लेकिन वो कुछ न बोले और खाने की टेबल से उठ खड़े हुए। अपने अब्बू को नाराज देखकर रात भर रुखसाना बहुत टेंशन में रही और उसे टेंशन में देखकर मुझे भी बेहद अफसोस हुआ कि मेरी वजह से घर का माहौल खराब हुआ था। अगले कुछ दिनों तक मेरा मन नहीं लगा। एक दिन मैंने जफर से फोन कर बात की और पूछा, जफर, तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? जफर ने कहा, इस बारे में अगले 15 दिनों तक तुम मुझसे कोई सवाल मत करो। कुछ सफलता मिलेगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर बुला लूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने जफर से कोई बात नहीं की। रुखसाना से जफर की बात भी पहले की तरह नहीं होती थी। 15 दिन बीत चुके थे। मैंने जफर को फोन लगाया तो उसका फोन बंद जा रहा था। रुखसाना ने भी उसे कॉल लगाया, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई। अगले दिन भी जब उसका फोन नहीं लगा तो रुखसाना बेहद घबरा गई और उसने मुझसे मेहरौली चलने को कहा। अगले 1 घंटे में हम लोग महनाज बानो के फ्लैट के सामने खड़े थे, लेकिन फ्लैट से नेम प्लेट गायब था। मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक सरदार जी को देखकर मैं हैरान हो गई। तभी सरदार जी बोले, कहिए क्या काम है?
मैंने कहा, सरदार जी, मुझे इस घर में रहने वाले जफर और उनकी मौसी शहनाज बानो से मिलना है। सरदार जी ने कहा, वो लोग तो 1 हफ्ता पहले ही यह मकान खाली कर गए। मैंने ही यह मकान उन लोगों से खरीदा है। सरदार जी की बातों को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे साथ खड़ी रुखसाना के भी होश उड़ गए थे। मैंने सरदार जी से पूछा, वो लोग मकान बेचकर कहाँ गए? सरदार जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मैं घर आई तो मैंने मामा को जफर के गायब होने की बात बता दी। उन्होंने कहा, नाजिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। मुझे पक्का यकीन है कि दिलशान खान की हवेली से खजाना हासिल कर वो दिल्ली से हमेशा के लिए भाग चुका है। दोपहर तक अपने मामा के साथ मैं और रुखसाना मेहरौली के जंगलों में पहुँचे। जब हम खंडर पड़ी उस हवेली के पिछले हिस्से की ओर आगे बढ़े तो देखा कि वहाँ गहरा कुआं खुदा हुआ था। मैंने कुएं की गहराई को देखा तो तकरीबन 20 फुट की खुदाई की गई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इतना गहरा कुआं खोदने में कम से कम 10 दिन तो लग ही गए होंगे। अब हमारे हाथों से चिड़िया उड़ चुकी थी। मेरे ख्वाबों के फूलों पर जफर के लालच का बुलडोजर चल चुका था। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ लुट चुका था। मेरे पुरखे कितने होशियार थे और मैं कितनी बेवकूफ निकली। मेरे पुरखों ने कई पीढ़ियों तक जिस अमानत को दुनिया से बचाकर मुझे सौंपा था, मैंने किसी अजनबी पर भरोसा कर उस अमानत को हमेशा के लिए गंवा दिया। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दे पाती? 150 साल पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सब कुछ लूट चुका था। अब वैसे ही दिल्ली में मेरा भी सब कुछ लुट चुका था। मैं अपने अब्बू की ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपने उन पुरखों के साथ भी धोखा किया था जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर भी किसी की अमानत को बचा लिया था। मैं लखनऊ वापस आ गई और कुछ दिनों बाद ही मुझे मालूम चला कि रुखसाना की हैदर से शादी हो गई। 1 साल बीत चुके थे। मैंने अपनी PhD फाइनल कर ली थी और एक कॉलेज में लेक्चरर बन चुकी थी। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर से एक महिला की आवाज आई। वो बोली, आप नाजिया बोल रही हैं ना? मैंने पूछा, आप कौन? वो बोली, मैं शहनाज बानो बोल रही हूँ। शहनाज की आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप इस वक्त कहाँ हैं? शहनाज ने कहा, मैं इस वक्त लखनऊ में ही हूँ। तुम अपना एड्रेस भेजो तो मैं अभी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अगले 1 घंटे में शहनाज बानो मेरे घर पर थी। मैंने उनसे पूछा, 1 साल से आप लोग कहाँ गायब हो गए थे और जफर इस वक्त कहाँ है? शहनाज बानो ने कहा, जफर इस वक्त अमेरिका में है और मैं भी 1 साल से लंदन में थी, लेकिन मैं लंदन में रहकर बेहद बेचैन थी। कुछ राज मेरे सीने में दफन थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। यह राज तुमसे जुड़े थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने को बेताब हो गई थी। जफर से तुम्हारा नंबर लिया और लंदन से सीधे तुम्हारे पास चली आई। शहनाज बानो की बातें मुझे हैरान करने लगी थी। इसी बीच मेरी अम्मी चाय बनाकर ले आई और वहीं बैठ गई। शहनाज बानो ने गहरी सांस ली और कहा, जफर के अब्बू शौकत साहब उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उनके मरने के बाद महनाज बानो बिल्कुल अकेले हो गई थी। तब शौकत के दोस्त ने महनाज को संभाला और धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए और मेरी बहन महनाज ने अपने शौहर के दोस्त से दूसरी शादी कर ली। मैंने पूछा, तो महनाज के दूसरे शौहर का क्या हुआ? शहनाज ने कहा, तुम्हारे मामा जमाल खान ही महनाज का दूसरा शौहर है। यह बात महनाज ने अपने बेटे जफर से हमेशा छुपाए रखी ताकि वो अपनी माँ को गलत न समझे। जफर 1 साल पहले तक जमाल खान को अपना दूर का रिश्तेदार ही समझता था। यही वजह थी कि वो रुखसाना से प्यार कर बैठा। रुखसाना जफर की सौतेली बहन थी, इसीलिए जमाल खान अपनी बेटी रुखसाना की शादी जफर से नहीं कर सकता था। जब तक मेरी बड़ी बहन महनाज जिंदा थी, जमाल खान उसे लूटता रहा। उसकी हवेली के कई हिस्सों को बेचकर उसने महनाज का सारा रुपया हड़प लिया और वो बेचारी जमाल खान के प्यार में अंधी होकर उसके हाथों अपना सब कुछ लुटवाती रही। शहनाज बानो की यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे और पास बैठी मेरी अम्मी भी अपने भाई जमाल खान की असलियत को जानकर बेहद हैरान थी।
शहनाज बानो ने कहा, अपनी बड़ी बहन महनाज के मरने के बाद जब मैं लंदन से मेहरौली आई थी तब जफर 12 साल का था। मैंने शादी नहीं की थी और मेरा कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए मैंने जफर को अपना सगा बेटा माना और उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मामा जमाल खान मेरी बहन का शौहर था, इस नाते वो घर आता जाता रहता और न जाने कब मुझे उससे इश्क हो गया। जफर के घर में न रहने पर वो घर आता और हम दोनों एक दूजे में खो जाते। 1 साल पहले जब तुम जफर के साथ मेहरौली के जंगलों में खजाना ढूंढने गई थी तब तुमने एक बड़ी गलती कर दी थी। घर आकर तुमने अपने मामा जमाल खान को मेहरौली के उस खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जमाल खान 2 दिनों तक परेशान रहा। फिर एक दिन जमाल खान उस वक्त मेरे घर आया जब जफर घर पर ही था। जमाल खान ने जफर से कहा कि जिस खजाने की वो तलाश कर रहा है वो खजाना वहाँ नहीं है। बंटवारे के वक्त जो लोग हवेली छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे वही लोग खजाने को भी अपने साथ ले गए। जमाल खान ने इस बात के सबूत दिखाए तो मुझे और जफर को उसकी बात पर यकीन हो गया। जफर ने जब रुखसाना से अपनी शादी की बात की तो जमाल खान ने उसे कहा कि वो रुखसाना को भूल जाए क्योंकि वो उसकी बहन है। यह खबर जफर के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए जमाल ने महनाज से अपनी शादी के सबूत उसके सामने रख दिए और जफर से बोला, तुम यहाँ रहोगे तो रुखसाना तुम्हारे लिए पागल बनी रहेगी क्योंकि मैंने उसकी माँ से छुपाकर तुम्हारी माँ महनाज से शादी की थी, इसीलिए तुम यहाँ से अमेरिका चले जाओ। मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा वीजा करवा दूंगा और जब तुम अमेरिका पहुँच जाओगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ का PR भी दिलवा दूंगा। जफर ने अमेरिका के PR के लालच में जमाल खान की बात मान ली और हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। जफर के अमेरिका चले जाने के बाद मुझे जमाल खान की सच्चाई पता चली। जफर को अमेरिका भेजकर जमाल खान ने वो खजाना हासिल कर लिया और वो खजाना काफी दिनों तक मेरे बेडरूम में पड़ा रहा। फिर एक दिन वो उस पोटली को मेरे घर से ले गया और फिर कुछ दिनों बाद ही मेहरौली के मेरे पुश्तैनी मकान को बेचने की जिद करने लगा। मैं जमाल खान की असलियत पहचान चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे भनक भी न लगने दी और मेहरौली वाला मकान बेचकर लंदन चली गई। पिछले महीने मैं लंदन में ही थी कि जफर मुझसे मिलने लंदन आया और मैंने उसे जमाल खान के धोखे की सारी बात बता दी। तब से वो खुद को तुम्हारा गुनहगार समझ रहा है। जफर इस वक्त अमेरिका में है, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो। तुम्हें यह सब बताकर मैं खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही हूँ। आज रात की मेरी फ्लाइट है, मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। ये जफर का नंबर है, हो सके तो एक बार जफर से बात जरूर कर लें। शहनाज बानो के जाने के बाद मैंने अपनी अम्मी की ओर देखा और बोली, मुझे क्या करना चाहिए अम्मी? अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है और सच्चाई की लड़ाई में सामने कोई अपना ही क्यों न हो, उससे लड़ना जरूरी हो जाता है। मेरी एक सहेली रूबिका दिल्ली के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। मैं दिल्ली जाकर उससे मिली और अपने मामा के काले करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। अगले ही दिन मामा के घर पर छापा पड़ा और उनके यहाँ से आखिरी मुगल बादशाह का आखिरी खजाना मिल गया और जल्द ही उस खजाने को आर्कियोलॉजिकल विभाग की निगरानी में म्यूजियम में रख दिया गया। मैं बेहद खुश थी और मेरी इस खुशी की एक वजह जफर भी था। जल्द ही वो मुझसे मिलने लखनऊ आ रहा था। जफर ने अपनी गलती मान ली थी और मैंने भी उसे माफ कर दिया था। कहानी से सीख, कई बार हम इंसान को पहचानने में भारी भूल कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें धोखा ना मिले तो हमें हर आदमी पर भरोसा करने की अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप